हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नरेंद्र मैंगी। आज आपके सेकंड वीडियो में हम आपका सेकंड चैप्टर करेंगे बेसिक काउंटिंग टर्म्स। इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ टर्म्स पढ़ी जो अकाउंटिंग वर्क के लिए काफ़ी यूज़फुल है, उसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे, समझ आए, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है। तो आज हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर मीन्स जो हमने गुड्स एंड सर्विसेज पर या एसेट्स पर हम अमाउंट खर्च कर दी या उसकी पेमेंट देनी है, तो पेएबल है, लायबिलिटी है, तो उसको हम एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो एक्सपेंडिचर में इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है: कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर वो अमाउंट होती है जो हम लॉन्ग पीरियड के लिए खर्च करते हैं, जिसको हम फर्दर गुड्स को प्रोडक्शन करने के लिए खर्च करते हैं। जैसे हमने मशीन खरीद ली, मशीन के द्वारा हम फर्दर प्रोडक्शन करेंगे, उसके ऊपर जो खर्च किया जाता है वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, लॉन्ग पीरियड के लिए जो खर्च किया जाता है। सेकंड है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो जो खर्च हम शॉर्ट पीरियड के लिए खर्च करते हैं, तो वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। जैसे हमने सैलरी पर खर्च कर दिया, बिजली का बिल भर दिया, रेंट पेड किया, टेलीफोन चार्जेस पेड किए, तो ये हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। थर्ड है हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चा होता है जिसका बेनिफिट हमें अभी नहीं, आने वाले सालों में मिलता है, और उस खर्च को हम इसी साल जो रिटर्न ऑफ नहीं करते, आने वाले सालों में भी कंटिन्यू करते रहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए कि आपने 5 करोड़ जो है वो एडवर्टाइजमेंट पर खर्च किया। आप जो है किसी चीज़ की ऐड कर रहे हो, मान लीजिए आप किसी कोल्ड ड्रिंक की ऐड कर रहे हो और आपने शाहरुख खान को बुला लिया, उसने 5 करोड़ जो है आपसे पेमेंट ली, तो आपका 5 करोड़ जो है वो 1 साल के लिए नहीं है, उसको हमने 5 ईयर्स में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5। तो इस साल हम जो खर्च करते हैं वो हमारा इस साल का रिटर्न ऑफ होता है, और जो हमने अभी नहीं किया उसको आने वाले सालों में रिटर्न ऑफ किया जाएगा, जिसका बेनिफिट आने वाले सालों में मिलेगा। जो पोस्टपोन कर दिया गया है, खर्चा तो हो गया लेकिन उसका बेनिफिट आने वाले सालों में है, तो वो हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, जो 4 इयर्स में हम जो है इसको रिटर्न ऑफ करेंगे। तो ये तो हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसके बाद आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होते हैं वो एक्सपेंसेस होते हैं जो हम एडवांस में पे कर देते हैं। जैसे कि आप मोबाइल में जो है पहले से ही पैसे डलवा लेते हो, फ्लैक्स करवा लेते हो कि आज 100 रुपीज़ की फ्लैक्स कर दो, 200 की कर दो, लेकिन धीरे धीरे उसको खर्च करते हो। कई बार हम घर जो है या शॉप है या बिल्डिंग है किराए पर लेते हैं और उसका रेंट एडवांस में पे कर दिया, तो जो पैसा हमने एडवांस में पे कर दिया उसका खर्च अभी नहीं हुआ लेकिन पेमेंट पहले कर दी, उसको हम प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं, और ये बैलेंस शीट में एसेट साइड्स पर शो किया जाता है। उसके बाद आता है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का अभिप्राय क्या है कि ये वो खर्चे होते हैं जो खर्च तो कर दिए गए हैं लेकिन उनकी पेमेंट अभी तक नहीं की गई, उसको हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। सपोज कर लीजिए आपके शॉप पर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है और उसका 31st डेट को मंथ कंप्लीट हो गया लेकिन उसको अभी तक हमने सैलरी नहीं दी,
जो उसको सैलरी का खर्चा तो हो गया लेकिन उसकी पेमेंट अभी नहीं की, रेंट तो दे दिया लेकिन उसकी पेमेंट नहीं की, बिजली का खर्चा हम पहले करते हैं, बिजली पहले कंज्यूम करते हैं लेकिन पेमेंट उसका बिल जो आप बाद में भरते हैं। तो ऐसे जो एक्सपेंसेस होते हैं जो खर्च कर दिए गए लेकिन उसकी पेमेंट नहीं की गई, उसको हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से जानते हैं और ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर शो किए जाते हैं। उसके बाद आता है इनकम। इनकम क्या चीज़ है? इनकम का मतलब जो हम माल सेल करते हैं तो उससे हमें कुछ रेवेन्यू प्राप्त होती है और उसमें से अगर हम खर्च को माइनस कर दें, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर कर दें तो वो आपकी इनकम बन जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट क्या है? डिस्काउंट जो है अकाउंट्स में इसकी दो प्रकार की टाइप्स होती है, एक होती है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। जो ट्रेड डिस्काउंट होता है इसकी बुक्स में एंट्री नहीं की जाती, नो ट्रांजैक्शंस, नो एंट्री इन द बुक्स। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट जब हम गुड्स को परचेज और सेल करते हैं उस वक्त जो बार्गेनिंग कर ली जाती है तो उसकी अमाउंट जो है वो हम नहीं लिखते, बार्गेनिंग के कारण जो हमने पैसा छोड़ा है, जो हमने पैसे उसको लेस कर दिए, उसको हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। मान लीजिए कि मैंने जो है 100 बैग जो थे वो 10,000 के सेल करने थे, मतलब एक बैग की कीमत जो है वो 100 रुपीज़ है और उसने कहा कि मैं 100 बैग लूँगा, तो मैंने कहा इसकी अमाउंट बनती है 10,000, लेकिन वो कहता मैंने 10,000 नहीं देना, तो मैंने उसको जो है 1,000 माइनस कर दिया, तो जो मैंने पैसे उसको छोड़ दिए, जो उसको रिबेट कर दी, डिस्काउंट दे दिया, उसके बाद नेट अमाउंट उससे ली 9,000। जो मैंने 1,000 छोड़ा है वो ट्रेड डिस्काउंट है, एक्चुअल अब सेल 9,000 की होती है, जो बाकी पैसा बचता है उसकी एंट्री बुक्स में की जाती है, इसकी एंट्री बुक्स में नहीं की जाती। उसके बाद आता है हमारा कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट हम जब किसी पर्सन से अमाउंट लेने का है, अमाउंट रिसीवेबल है या पेएबल है, समय से पहले या समय से किसी को पैसे लेने हैं या किसी को देने हैं, अगर उससे पैसा पहले लेने के लिए उसको कुछ छूट कर दी जाती है तो उसको हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। तो इसकी एंट्री बुक्स में की जाती है। मान लीजिए कि राम ने मेरे को जो पेमेंट करनी थी वो सितंबर मंथ में करनी थी, मैंने कहा 10,000 आपने जो सितंबर में करना है, अगर आज ही मुझे पेमेंट दे दो तो मुझे 9,500 ही दे दो, 500 मैं आपको छोड़ता हूँ। तो जो मैंने अपनी इच्छा के अनुसार समय से पहले पेमेंट लेने के लिए कर दिया, उसको छोड़ दे दी, वो कैश डिस्काउंट होता है और इसकी एंट्री बुक्स में की जाती है। तो ये कैश जो डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट अलाउड भी होता है और रिसीव्ड भी होता है। जब हम डिस्काउंट किसी को अलाउ करते हैं तो उसका हमें नुकसान होता है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया जाता है, और जब हमने किसी को पैसे देने थे उससे पैसे कम करवा लिए, समय से पहले पेमेंट देके पैसे कम करवा लिए, उससे फायदा हो गया तो वो हमारा गेन बन जाता है, तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में शो करते हैं। उसके बाद आता है हमारा पॉइंट गुड्स। तो गुड्स क्या चीज़ होती है? जब बिजनेसमैन जिस चीज़ का बिजनेस करता है, ट्रेड करता है, वो चीज़ रीसेल करने के लिए खरीदता है तो उसको हम गुड कहते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए कि एक रामलाल जो है वो फर्नीचर का ट्रेडर है, तो जो फर्नीचर खरीदता है तो उसके लिए गुड है। कोई मोहन एसी का काम करता है, एसी खरीद कर बेचता है तो वो एसी जो खरीदता है एसी उसके लिए गुड है। कपड़े का जो व्यापारी है वो जो कपड़ा खरीदता है वो उसके लिए गुड है। जो बुक सेलर है वो जो भी स्टेशनरी का सामान खरीदता है, कापी पेंसिल बुक रजिस्टर, वो उसके लिए गुड है। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि मान लीजिए कि मैं एसी का व्यापारी हूँ, मैं एसी जो खरीद कर आगे सेल करता हूँ, वो मेरे लिए गुड तो
उपयोग है, लेकिन जो मैंने अपनी शॉप के अंदर कूलिंग के लिए खुद एसी लगाया हुआ है वो मेरी गुड नहीं है, वो एसेट होती है। अगर मैं फर्नीचर का काम करता हूँ, फर्नीचर मेरे लिए गुड है, लेकिन जो फर्नीचर मैंने कस्टमर के लिए बनाया, जहाँ अपने बैठने के लिए बनाया है, जहाँ अपना सामान रखने के लिए बनाया है, तो वो मेरी एसेट है। तो जो गुड होती है वो एसेट भी हो सकती है, लेकिन जो रीसेल के लिए किया जाता है वो गुड ही होती है। तो जब हम गुड्स बाय करते हैं रीसेल करने के लिए, उसको परचेज कहा जाता है, और जब गुड को सेल किया जाता है तो उसको हम सेल्स के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है स्टॉक, जिसको हम इन्वेंट्री भी कहते हैं। तो स्टॉक क्या चीज़ है? ऐसा गुड जो बिकने वाला है, सेल होने वाला है, अभी हमारे पास पड़ा है, जो अभी सेल नहीं हुआ, वो हमारा स्टॉक होता है, जिसको हम इन्वेंट्री भी कहते हैं। ये 2 टाइप्स का होता है, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। जब हमारा नया वर्ष शुरू होता है अप्रैल 1 से, तो हमने जब देखा सुबह जाके शटर खोला, जो दुकान के अंदर माल भरा पड़ा है 1 अप्रैल को, वो हमारा जो है ओपनिंग स्टॉक है। और ये जरूरी नहीं कि एंड ऑफ द ईयर आई मीन 31 मार्च को, लास्ट डे ऑफ द ईयर, सारे का सारा माल बिक जाए। बहुत सारा सामान बिकने वाला रह जाता है, सेल होने वाला रह जाता है। जो गुड सेल नहीं होते उसको हम क्लोजिंग स्टॉक के नाम से जानते हैं। और इसकी आगे काइंड्स ऑफ स्टॉक है, ये 3 प्रकार का होता है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स। रॉ मटेरियल का है जिसको हम कच्चा माल कहते हैं, जिस सामान को हमने अगर प्रोड्यूस करके सेल करना है लेकिन अभी वो बनाने वाला है, तो वो रॉ मटेरियल होता है। जैसे कि मैं फर्नीचर का काम करता हूँ, तो जो मेरे पास लकड़ी पड़ी है और सिर्फ लकड़ी ही पड़ी है, उसका कुछ भी नहीं बनाया गया, तो वो रॉ मटेरियल होता है। ये भी ओपनिंग स्टॉक में हो सकता है और क्लोजिंग स्टॉक में भी हो सकता है। सपोज कर लीजिए कि मैं एक पोटर हूँ, मिट्टी के बर्तन बनाता हूँ, जो मेरे पास मिट्टी, चिकनी मिट्टी पड़ी है, सॉइल पड़ी है, वो मेरा रॉ मटेरियल है। और ये जो है ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दोनों हो सकता है। सेकंड पॉइंट है वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या है कि जो रॉ मटेरियल से सामान तैयार कर लिया गया लेकिन अभी सेल होने के योग्य नहीं है, उसको हम जो है वर्क इन प्रोग्रेस अर्थात अर्धनिर्मित माल कहते हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि मैं एक पोटर हूँ जो मिट्टी के बर्तन बनाता हूँ, टॉयज बनाता हूँ, तो जो मिट्टी पड़ी थी वो मेरा रॉ मटेरियल है, लेकिन मिट्टी के साथ मैंने कुछ उसके टॉयज बना दिए, पोट्स तैयार कर दिए और उसको सूखने के लिए मिट्टी में जो धूप में रख दिया, पकाने वाला है अभी, तो वो अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, क्योंकि अभी वो सेल नहीं हो सकते। तो जो अभी सेल की कंडीशन में नहीं है वो वर्क इन प्रोग्रेस है। जैसे मैंने फर्नीचर की एग्जांपल दी, लकड़ी से मैंने टेबल तो बना दिया लेकिन अभी उसके ऊपर सनमाइका लगनी है, पॉलिश होनी है, तो अभी वो बिक सेल नहीं हो रहा, तो वो वर्क इन प्रोग्रेस है। थर्ड जो है फिनिश गुड्स। तो फिनिश गुड्स क्या होता है? जो गुड मैंने तैयार कर ली, प्रोड्यूस कर ली और वो एबल टू सेल हो जाती है, अर्थात थर्ड कंडीशन में आ जाती है, रॉ मटेरियल से वर्क इन प्रोग्रेस में और वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश गुड्स में सेल होने के लिए रेडी हो जाती है, रेडी टू यूज फॉर सेल, दैट इज योर फिनिश गुड्स। ये तीनों की ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक होती है। इसके अलावा एक फूड होता है जिसको हम कहते हैं लाइव स्टॉक। तो अगर आपने एनिमल्स को रखा हुआ है कि माल को इधर उधर ले जाने के लिए, कैरी करने के लिए, तो जो एनिमल्स का स्टॉक होता है रखा हुआ है कि माल को ढुलाई के लिए, तो उसको हम कहते हैं लाइव स्टॉक। उसके बाद आता है परचेजर्स। तो परचेजर्स जो गुड मैंने सेल करने के पर्पस के लिए खरीदी है कि मैं इसको सेल करके प्रॉफिट अर्न करूंगा, उस गुड को हम परचेज कहते हैं। तो एक चीज़ तो हम खरीदते नहीं, बहुत सारा सामान जो है बेचने के लिए खरीदते हैं, इसलिए इसको अकाउंट्स में परचेजर्स लिखा जाता है।
और ये 2 टाइप्स की होती है, कैश परचेजेस और क्रेडिट परचेजेस। जो हम नगद माल खरीदते हैं, जो हमने गुड परचेज की और उसकी पेमेंट साथ ही साथ दे दी, चाहे वो कैश दी, चाहे बैंक के थ्रू दी, ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी के थ्रू भी हमने पेमेंट कर दी, तो वो हमारी कैश परचेजेस होती है। और दूसरा क्रेडिट परचेज, हमने गुड्स तो परचेज कर दी लेकिन उसकी पेमेंट अभी नहीं दी, उसका मैंने एक एग्रीमेंट कर लिया कि आफ्टर सम पीरियड इसकी पेमेंट मैं आपको दूंगा, और जो पेमेंट अभी नहीं दी, माल सिर्फ खरीद के ले आया सेल करने के लिए, उसकी पेमेंट देनी अभी शेष है, तो वो मेरी क्रेडिट परचेजेस बन जाती है। उसके बाद आता है परचेजेस रिटर्न, जिसको हम रिटर्न्स आउटवर्ड भी कहते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे पास डिफेक्टिव गुड्स परचेज हो जाती है, जब हम बहुत सारा सामान खरीदते हैं, जब हमने अपनी शॉप पर आकर माल खोला, उसमें डिफेक्टिव गुड्स निकली, तो वो जहाँ हमारा सामान सेल नहीं हुआ, हमने वापस कर दिया, जो हम जिससे हमने खरीदा था उसको हम सामान वापस करते हैं, तो उसको हम कहते हैं परचेजेस रिटर्न। तो ये भी हम, अगर हमने कैश खरीदा था तो वो पैसे दे देगा, उधार खरीदा था तो उसको सीधा वापस हो जाएगा, उसको हम परचेजेस रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सेल्स। तो जो गुड हमने परचेज की है सेल करने के लिए, बेनिफिट के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, जब उसको बेचते हैं तो वो हमें उसको हम सेल कहते हैं। तो ये सेल भी 2 टाइप्स की होती है, कैश सेल और क्रेडिट सेल। जब हमने गुड को सेल किया और उसके बदले में कैश रिसीव कर लिया, नगद रिसीव किया, बैंक के थ्रू, चेक के थ्रू रिसीव किया, ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी के थ्रू भी हमने उसका पैसा रिसीव कर लिया, तो वो जो हमने माल बेचा उसको हम कहते हैं कैश सेल। अगर हमने माल तो बेच दिया लेकिन उसकी पेमेंट अभी नहीं आई, तो उसको हम कहते हैं क्रेडिट सेल्स। उसी प्रकार सेल्स रिटर्न या रिटर्न्स इनवर्ड होता है। तो सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड्स का मतलब है कि जो हमने माल बेचा था, अगर उससे कुछ माल, डिफेक्टिव माल या एक्स्ट्रा माल हमारे पास वापस आ जाता है, तो उसको हम सेल्स रिटर्न कहते हैं। मान लीजिए कि मैं एक रंग की दुकान करता हूँ, तो मैंने जो पेंट का सामान बेचा, तो वो मुझसे क्या ले गया, 5 लीटर की एक जो है पैकिंग ले गया, 3 लीटर की एक पैकिंग ले गया, 1 लीटर की एक पैकिंग ले ली, 1 लीटर की एक पैकिंग ले ली। मैंने उसने कहा कि अगर बच गया माल तो वापस कर लोगे। मैंने कहा खुला नहीं होना चाहिए, डिब्बा बंद होना चाहिए। जब उसने घर में पेंट करवाया तो उसका 9 लीटर जो पेंट था वो उसके घर में लग गया, और 1 लीटर उसके पास बच गया जिसको मैंने माल सेल किया था। उसने उसकी पैकिंग नहीं खोली, मेरा तो वो बिक ही जाना है, तो वो माल मुझे वो डिब्बा 1 लीटर का वापस कर जाता है और उसकी पेमेंट उसको दे देता हूँ, तो वो मेरी सेल्स रिटर्न बन जाती है, जिसको हम रिटर्न्स इनवर्ड्स के नाम से जानते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। आई होप आपको ये सभी पॉइंट्स काफ़ी समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को इसको शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो अपने आप आपके पास मिलती रहेंगी। ओके बाय, थैंक यू।